वीडियो में देखेंगे दोस्तों, आज हम कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले नदी के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर जानने का प्रयास करेंगे। रोम इटली में पड़ता है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पेरिस फ्रांस में सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। मॉस्को रूस में पड़ता है, मुस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राग ये बितवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बोर्न जर्मनी राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। कनाडा मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिन नदी के किनारे बसा हुआ है। कीव यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद मॉलमीन म्यांमार में साल्वीन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद चीन कैंटन सियांग नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया ड्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। टोक्यो जापान अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रमुख फसलें फल एवं उनसे उत्पादक राष्ट्र। जैसे फल दिया हुआ है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान और विश्व उत्पादन में भारत में कम स्थान। गेहूँ देखेंगे तो प्रथम स्थान चीन आता है, द्वितीय स्थान भारत आता है, तीसरे स्थान यूएस आता है, चतुर्थ स्थान फ्रांस आता है। लेकिन विश्व उत्पादन में भारत कम स्थान तो दूसरा स्थान है, यहाँ भी दिया हुआ है दूसरा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। धान दिया हुआ है चीन आता है, द्वितीय स्थान पर भारत आता है, तृतीय स्थान पर इंडोनेशिया आता है, चतुर्थ पर बांग्लादेश आता है, तो भारत का इसमें विश्व में दूसरा का स्थान। गन्ना देखेंगे प्रथम स्थान ब्राज़ील आता है, द्वितीय स्थान भारत पाता है, तृतीय स्थान चीन का आता है, चतुर्थ स्थान थाईलैंड का आता है, भारत का विश्व में दूसरा का स्थान है गन्ना में। कपास देखें, कपास चीन में प्रथम आता है, भारत का द्वितीय आता है और विश्व में भी द्वितीय है। केला देखें, केला भारत में प्रथम स्थान पर आता है, चीन द्वितीय आता है। उसके बाद नारियल देखेंगे, नारियल इंडोनेशिया नारियल है ना, फर्स्ट में आता है इंडोनेशिया देश, दो में आता है फिलीपींस देश, भारत 3 नंबर में आता है नारियल में दोस्तों। उसके बाद तम्बाकू देखेंगे, प्रथम स्थान पे चीन आता है, द्वितीय स्थान पे भारत आता है, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील आता है। प्राकृतिक रबर फर्स्ट स्थान पे थाईलैंड है, द्वितीय स्थान पे इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पे मलेशिया है, चतुर्थ स्थान पे भारत। उसके बाद आलू चीन में प्रथम स्थान आता है, भारत द्वितीय स्थान पर आता है आलू में। प्याज में चीन प्रथम स्थान पे आता है, भारत द्वितीय स्थान पर, आलू प्याज है ना द्वितीय स्थान पर आता है। जूट भारत में प्रथम स्थान पे आता है, भारत इसमें प्रथम स्थान पे आता है और बांग्लादेश है ना द्वितीय स्थान पे आता है दोस्तों। उसके बाद दलहन भारत में प्रथम स्थान आता है, मोजाम्बिक में द्वितीय स्थान आता है। जौ ये फ्रांस आता है प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ज्वार नाइजीरिया आता है प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पे भारत आता है। सोयाबीन ये अमेरिका आता है प्रथम स्थान पे और ब्राज़ील द्वितीय स्थान पे आता है। चलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थान और गिरने का स्थान और लंबाई किलोमीटर में कितना है। सबसे पहले नील नदी है जो विक्टोरिया झील भूमध्य सागर, इसकी लंबाई है किलोमीटर में 6690 किलोमीटर। 2 में अमेजन नदी है जो लैगो बिलफेरो पेरू में अंटार्कटिका महासागर 6296 किलोमीटर। 3 में है मिसिसिपी रेड रॉक स्रोत अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी 6240 किलोमीटर। इसके बाद यांगसी है 4th नंबर पे
तिब्बत का पठार चीन में है, 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर। फिफ्थ नंबर पे ओबे इटिस अल्टाई पर्वत, ओबे की खाड़ी 5567 किलोमीटर। 6 नंबर में हांगहो क्यूनल लून पर्वत, चिहिल की खाड़ी 4667 किलोमीटर। 7 में एनएसी रानू ओला पर्वत, अंटार्कटिक महासागर 4506 किलोमीटर। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है वीडियो में आज हम यूरोप के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आइए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, देखने का समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का स्थान छठा आता है। यह एक सघन जनसंख्या वाला विकसित महाद्वीप है। यूरोप के उत्तर में बैरंट सागर और दक्षिण में मध्य सागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर और पूर्व में यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर झील इसे एशिया से अलग करते हैं। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर एशिया से अलग करते हैं। यूरोप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रुस, यह कितना मीटर हाइट है? इसकी हाइट है 5642 मीटर। उसके बाद न्यूनतम बिंदु, ये आपको कैस्पियन सागर -28 मीटर। उसके बाद सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ये 3687 किलोमीटर है यूरोप की। और अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील नदी 6690 किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर हैमर फास्ट नॉर्वे में पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग पेरिस से कुस्तुनिया यानी ओरिएंट रेलवे, इसको बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद फिजोन तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है। सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण अल्पाइन पर्वत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा का दृष्टि से। सबसे पहले अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कौन कौन रेखा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर। उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है? लाल सागर। और पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर एवं पूर्व में हिंद महासागर है। इसका 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। 2/3 भाग कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में और 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अफ्रीका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च बिंदु माउंट किलिमंजारो, यह अफ्रीका का है, 5895 मीटर है हाइट, ऊंचाई में। उसके बाद न्यूनतम बिंदु आस्कल, उसके बाद आसल झील है, ये समुद्र तल से 156 मीटर नीचे है। सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी होती है, 6690 किलोमीटर। उसके बाद सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जो नील नदी का उद्गम है,
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विशेष भौतिक लक्षण महान भूभ्रंश घाटी, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड एवं रीफन्क्स मिस्र में है। इसके बाद नीचे देखेंगे 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल अजिया के अधिकतम तापमान। तो आज इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। वायुमंडल को तापमान के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया गया। 1 में क्षोभ मंडल, 2 में समताप मंडल, 3 में मध्य मंडल, 4 में आयन मंडल, 5 में वायुमंडल। क्षोभ मंडल में होता क्या है? ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल को देखते हैं हम लोग। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपको कहना पड़ेगा क्षोभ मंडल है। उसके बाद इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा पर कितनी ऊंचाई है, तो 16 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। उसके बाद क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं, यानी जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यानी क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इससे मौसमी घटना भी होते हैं परिवर्तन। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 किलोमीटर तापमान में ह्रास होता है, यानी कमी होता है, जिसे तापमान की समान ह्रास दर कहते हैं। उसके बाद क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करती है। इसकी निचली परत में जेट पवनें चलती हैं। उसके बाद 2 नंबर में समताप मंडल। समताप मंडल में है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत जो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद समताप मंडल कहलाता है। इधर देखेंगे हम लोग, इस परत के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। यह मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है वायुयान की उड़ान के लिए वायुयान किस में उड़ता है, कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। उसके बाद इस मंडल में 18 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोष करती है। कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में मुक्ताफ मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड विकसित होता है। इस मंडल की बाहरी सीमा को समताप मंडल कहते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। मध्य मंडल, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। उसके बाद मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मेसोपोज किससे कहते हैं? मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को कहा जाता है, जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल का संघटक देखने का प्रयास करेंगे और मात्रा भी देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। क्या है वायुमंडल? गैसीय आवरण है, बहुस्तरीय, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय
पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है, क्योंकि जीव मंडल के सभी जीव धाराओं के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा तथा जल प्राप्त होता है। वायुमंडल का संगठन पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है, जो इस प्रकार है। नाइट्रोजन, वायुमंडल में गैसों की मात्रा, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं हम लोग, प्रतिशत में आयतन का प्रतिशत 78.03% यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन O2 20.99%। उसके बाद आर्गन की भी दे सकते हैं 0.932, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03, नियॉन को 0.0018, हीलियम He 0.005, जेनॉन Xe 0.00000087। ये आपको याद करना पड़ेगा, परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा आर्गन का कितना होता है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा पूछा जा सकता है, ये नाइट्रोजन का पूछा, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है। उसके बाद हीलियम ज़्यादा का कई सब पूछा जा सकता है। महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं और होता क्या है, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ इधर, सागरों एवं महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की गति को धारा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद सागरीय जल में विभिन्न प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। 1 में प्रवाह, 2 में धारा, 3 में विशाल धारा, यही है। उसके बाद जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह का जल मंद गति से संचलित होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं, जैसे दक्षिणी एवं उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। उसके बाद धारा, करंट इंग्लिश में दिया हुआ। समुद्र का जल जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं, आगे की तरफ। इनका वेग 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा का उदाहरण है एल नीनो धारा। ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 28 से 42। उसके बाद विशाल धारा, स्ट्रीम, समुद्र का जल जब अधिक गति से एक सुनिश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। धाराओं के प्रकार, तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं 2 प्रकार की होती है। एक उष्ण धारा, वार्म करंट बोलते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं उष्ण यानी गर्म धाराएं होती है, जैसे ब्राजील में। उसके बाद ठंडी धाराएं, कोल्ड करंट, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती है, जैसे लेब्राडोर। उसके बाद धाराओं की उत्पत्ति, सागर का जल सदा गतिशील रहता है। सन्मार्गी पवनों का प्रवाह, जल का ताप और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा और पृथ्वी की गतिशीलता आदि कारक धाराओं को जन्म देती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव होता है।